चीन में शहबाज शरीफ मौजूद हैं और उनकी वहाँ सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी मुलाकातें हुई हैं। उनकी मुलाकातें हुई हैं B2B सरमायाकारी के लिए भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी। भारत को हमने ना सिर्फ भारी इन्वेस्टमेंट दी बल्कि उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और हमने उसको एक चीन के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की, उसको पावर हाउस बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी से वो अगर हमें हमारे मफादात को नज़रअंदाज कर रहा है और अगर वो वाक़ई कभी मुस्तक़बिल में कोई पावर हाउस बन गया तो वो तो चीन की तरह हमारे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। भारत पर टैरिफ्स लग गए हैं तो आज भारत ने अपनी गिरती हुई मईशत को सहारा देने के लिए अपने मुल्क में GST टैक्स जो है उसकी स्लैब्स कम भी की हैं। शहबाज शरीफ की पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू थी, उसमें इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि देखें कितना पढ़ा लिखा वज़ीर-ए-आज़म है, कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है। जो विल्सन हैं कांग्रेसमैन अमेरिका के, डॉक्टर साहब वो अभी इसराइल का दौरा करके आए हैं और उन्होंने एक डेमोक्रेसी एक्ट मूव किया हुआ है जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ है, उस पर पाबंद। उसमें उन्होंने कहा है तरमीम के अब जब बाहर अमरीकी फ़ौजी वफ़द या फ़ौजी नुमाइंदे पाकिस्तान के फ़ौजी वफ़द के साथ मिलें या नुमाइंदों से मिलें तो इमरान खान की रिहाई का मसला ज़रूर उठाएँ। तो आज जो यूरोपीय यूनियन के लीडर जो हैं वो ज़ेलेंस्की से मिले हैं, उसमें वो एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें एक तजवीज़ ये है कि नेटो मुल्कों के कुछ फ़ौजी जो हैं वो ज़ेलेंस्की को यकीन दिलाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुछ फ़ौजी वहाँ यूक्रेन के अंदर तैनात कर दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। अगर आपने अभी मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया, मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। नाज़रीन, एक तरफ चीन में शहबाज शरीफ मौजूद हैं और उनकी वहाँ सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी मुलाकातें हुई हैं। उनकी मुलाकातें हुई हैं B2B सरमायाकारी के लिए भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी। दूसरी तरफ भारत में अमरीकी टैरिफ से निपटने की हिकमत अमली भी जारी है और भारत अमरीकी टैरिफ से निपटने की कोशिश कर रहा है। तो हम ज़रा दोनों का मुआवजा करेंगे, उसके अलावा यूक्रेन पर भी थोड़ी बात कर लेंगे और कतर पर भी। लेकिन पहले बात करते हैं भारत में जो अमरीकी टैरिफ्स हैं, क्योंकि ट्रंप का गुस्सा भारत पर कम नहीं हो रहा और जब भारत चीन गया है शंघाई ताउन तंजीम में तो उस पर भी ट्रंप का ट्वीट आया है। डॉक्टर आसिफ साहब मेरे साथ हैं और अब भारत पर टैरिफ्स लग गए हैं तो आज भारत ने अपनी गिरती हुई मईशत को सहारा देने के लिए अपने मुल्क में GST टैक्स जो है उसकी स्लैब्स कम भी की हैं। बहुत सारी जगह GST कम किया है, बहुत जगह बढ़ाया है और ये सब कुछ अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए किया है। मतलब उन्होंने जो कम कीमत की चीज़ें हैं उन पर GST कम किया है और जो महंगी चीज़ें हैं उन पर GST बढ़ाया है कि अमीरों की चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया है और गरीबों की चीज़ों पर टैक्स कम किया है, या वो अपनी कंज्यूमर इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि जो उनकी इंडस्ट्री है वो ये GST कम करने से उसका बचना मुश्किल है। ये जो उनका है ना कि उन्होंने अपना 18% से स्लैब करके 5% पे कुछ चीज़ों पे ले आए हैं और अमीरों वाली चीज़ों पे वो बढ़ाकर 40% तक ले गए हैं। इससे कोई जो उनकी जो टैरिफ की वजह से मईशत गिर रही है उसको सहारा नहीं मिल सकेगा। डॉक्टर साहब आपका ख्याल है कि मोदी अपनी इंडस्ट्री बचा लेगा इस तरह? इंडस्ट्री तो शायद ना बच पाए लेकिन इस वक्त मोदी के लिए अंदरूनी तौर पे भी परेशानियां हैं क्योंकि टैरिफ के बाद उनके अपने इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी बेचैनी का शिकार हैं और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है भारत में बैरूनी सरमायाकारी का रुक जाना है। तो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से अमेरिकी सदर का बयान कल परसों का बड़ा मानी खेज़ है। उन्होंने कहा कि ये भारत हमारे साथ आज से नहीं कर रहा, एक लंबे अरसे से हमारे साथ वो टैरिफ खेल रहा था, तो हमने उसका जवाब दिया। और उन्होंने उसकी मिसाल दी कि भारत ने हमारे मोटरसाइकिलों पर 400% टैरिफ आयद किया हुआ था, जिसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल कंपनी जो है उसने उसको प्लांट भारत में शिफ्ट करना पड़ा और हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती करवाई, हमें हमारे यहाँ से रोज़गार निकल के वहाँ गया। तो ये एक लंबी जंग है और इसके लिए भारत को एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी। ये एक आर्जी इकदामात सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को, अपने वोटर बेस को मजबूत करने के लिए और अपने चंद जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सहारा देने के लिए ये हैं।
लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए बगैर ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखें, टेक्निकल बात यह है कि भारत में जो हमारे यहाँ अक्सर पाकिस्तानी कहते थे कि आप भारत की देखें, भारत ने कितनी माशी तरक्की कर ली है, भारत ने क्या कर लिया है, और भारत की बहुत मिसालें दी जाती थी हमें। एक तो भारत की जमहूरियत की बड़ी मिसालें दी जाती थीं। ये तो अब सब यूट्यूबर्स के और ट्विटर्स भारत में बंद हुए हैं, तो इन्हें पता लगा है कि वहाँ आज़ादी इज़हार कितना ज़्यादा है कि उन्होंने सारे पाकिस्तानियों के प्लेटफॉर्म बंद कर दिए हैं। तो वैसे वो जमहूरी मुल्क है, तो हमारे यहाँ तो अभी भी इंडियंस के प्लेटफॉर्म देखे जा रहे हैं। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि भारत की जो माशी तरक्की है, इसका मतलब है उसकी सारी बुनियाद तो अमेरिका और मगरब के ऊपर खड़ी थी ना, भारत की अपनी कोई तरक्की नहीं थी, जो कि अमेरिका और मगरब ने अपनी मार्केटें खुली हुई थी भारत के लिए और उसको बहुत रियायतें दी हुई थी। उन रियायतों की वजह से उसकी इंडस्ट्री खड़ी हो गई और उन रियायतों की वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई। जी, अमेरिकी पॉलिसी में शिफ्ट का एक और उनको अमेरिका को एक अंदाज़ा हुआ है कि भारत को हमने ना सिर्फ भारी इन्वेस्टमेंट दी बल्कि उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और हमने उसको एक चीन के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की, उसको पावर हाउस बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी से वो अगर हमें हमारे मफादात को नज़रअंदाज कर रहा है और अगर वो वाक़ई कभी मुस्तक़बिल में कोई पावर हाउस बन गया, तो वो तो चीन की तरह हमारे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका को जनूबी एशिया में अपनी पॉलिसी तब्दील करना पड़ी है और उसको भारत को जो उसने रियायतें दी थी उनसे वो दस्तबरदार ना सिर्फ हुआ है बल्कि उसको पाकिस्तान की तरफ दोबारा से वापस आना पड़ा है। चलें, इसका मतलब है मोदी की मुश्किलात में इजाफा है और हम अगले साल भारत की मईशत में गिरावट देखेंगे। हाँ जी। एक तो उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिरेगी क्योंकि अभी भी $22 बिलियन के उनके जो बैरूनी सरमायाकारी के ऑर्डर हैं वो कैंसिल हुए हैं। जी। उनकी ट्रेड गिरेगी क्योंकि उनकी अमेरिका के साथ कोई $86 बिलियन की ट्रेड है, वो भी गिरेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी, जिसकी वजह से भारत की मईशत गिरने के अगले 1 साल में बहुत इम्कानात हैं। वैसे तो कहते हैं दुश्मन मरे खुशी ना करो, सजना भी मर जाना है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि भारत की मईशत फैक्चुअली बतौर ख़बर के हम ये कह सकते हैं कि हमें अगले साल गिरती हुई नज़र आ रही है और अगला साल भारतीय अगर अमेरिका से उसकी सेटलमेंट नहीं होती तो अगला साल उसके लिए मुश्किल साल होगा। अमेरिका के साथ उसकी सेटलमेंट अब मुझे मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रही जब तक कि अमेरिकी पॉलिसी में दोबारा को बड़ा शिफ्ट ना आए या जब तक कि ट्रंप प्रेसिडेंसी के बाद कोई ऐसा सदर ना आ जाए जो भारत की तरफ झुकाव रखता हो। नहीं, पर अगर अमेरिका और रूस में सेटलमेंट हो जाए, जिसके भी वाज़ेह इम्कानात हैं, अगर अमेरिका और रूस में सेटलमेंट हो जाए तो फिर रूसी तेल खरीदना इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। और ज़ीरो टैरिफ तो अब भारत ऑफर कर ही रहा है। ट्रंप ने कहा है भारत ज़ीरो टैरिफ ऑफर कर रहा है। सर, मैंने अभी जो आपको कहा है ना कि यहाँ पे अब मामला रूसी तेल तक नहीं रुका ना, मामला ये हो गया है कि अमेरिका को एक एहसास होना शुरू हो गया है कि इंडिया को हम जिस तरह के उन चीन के साथ उनके रवाबित बहाल हुए और चीन की तरफ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हुई, चीन में इन्वेस्टमेंट भी आई और चीन जब अमेरिका और चीन के दरमियान पाकिस्तान ने रब्ता करवाया था तो चीन उस वक्त कोई बड़ी ताकत नहीं था, ना इतनी बड़ी माशी ताकत था। लेकिन जब अमेरिका के साथ उसके राब्ते बहाल हुए, उसके ताल्लुकात बने, तो चीन एक माशी और ताकत बना और अब वो ये समझते हैं कि हम एक गलती करने जा रहे हैं कि हम चीन की तरह भारत को अपने मुकाबले में खड़ा करने जा रहे हैं और ये एहसास जो है, ये ज़्यादा शदीद है। रूसी तेल इतना बड़ा इशू नहीं है। आपका ख्याल है कि चीन से अमेरिका ने सबक सीखा है कि हमारे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हर साल अमेरिकी सदर एक सर्टिफिकेट देता था जिसके सदर में चीन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सहूलत मिलती थी, चीन उस मंडी तक रसाई हासिल करता था। चीन ने इतना पैसा जमा कर लिया कि आज चीन अमेरिका को आंखें दिखा सकता है। तो एक वक्त वो कहते हैं वो वक्त ना आ जाए कि भारत भी इतना पैसा जमा कर ले कि हमें आंखें दिखाए, लिहाजा भारत को गरीब रहना चाहिए। जी, ये बिल्कुल यही है। ये स्ट्रेटजी है। चलें आगे चलते हैं। देखें, एक मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, वो जो शहबाज शरीफ की पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू थी, उसमें इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि देखें कितना पढ़ा लिखा वज़ीर आज़म है, कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है और कितनी सुलझी हुई गुफ्तगू कर रहा है। वो कह रहे हैं मोदी 4 जुमले नहीं बोल सकता अंग्रेज़ी के शहबाज शरीफ के मुकाबले में। तो एक कंपैरिजन मोदी और शहबाज शरीफ का इंडियन मीडिया में जारी है। ये कंपैरिजन इंडियन मीडिया में शदीद हुआ है और ये इसकी वजह जो है वो मोदी की जो अपनी शख्सी कमज़ोरियाँ हैं वो तो हैं,
लेकिन उसके साथ अभी जो अपोजिशन की तरफ से उस पर शदीद दबाव आ रहा है, तो बहुत सारी आवाज़ें जो दब गई थी अब वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं। नहीं, मेरे तो ख्याल में शहबाज शरीफ ने मोदी को आउट क्लास किया है नहीं स्टाइल में, मतलब शहबाज शरीफ की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में प्रेजेंस है वो मोदी से बहुत बेहतर है। नहीं, वो यकीनन बेहतर है, हम्म। लेकिन इससे पहले मोदी की एक ऐसी छवि बनाई गई थी कि वो उसके लोगों के साथ, मुख्तलिफ सदूर के साथ, वज़ीर आज़म के साथ ज़ाती दोस्तियां हैं, याराने हैं, वो बड़ा उनका एक तासुर बनाया गया था, वो तासुर शटर हो गया। तो उस शटर होने का नुकसान है। वैसे एक बात और है कि शहबाज शरीफ वो नज़र आए चीन में, फ़ोटो आप देखें, पहली रो में चीन के सदर हैं, रूस के सदर हैं, शुमाली कोरिया के हैं और साथ शहबाज शरीफ हैं। जी। अब ये भी अजीब है, वो कहते हैं कि जी अमेरिका के 3 बड़े मुखालफिन के साथ शहबाज शरीफ खड़ा है, तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। वहाँ शहबाज शरीफ को पहली रो में नहीं होना चाहिए था। अब एक अजीब बात है, अगर आप पिछली रो में खड़े हो जाएं तो वो पीटीआई वाले कहते हैं देखें कोई अहमियत ही नहीं है, आपको पिछली रो में खड़ा किया हुआ है। अगली रो में खड़े हो जाएं तो वो कहते हैं आप अगली रो में खड़े थे, आपकी मौत पक्की है। तो करें क्या? ये तो वही मौक़िफ़ है जो इंडियन मीडिया में नज़र आ रहा है, इंडियन सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है, इंडियन मीडिया में भी नज़र आ रहा है, और वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म उन लोगों के साथ खड़ा है जो अमेरिका के दुश्मन हैं और मुखालिफ हैं, और पाकिस्तानी उस सफ़ में खड़ा है। तो ये तो वो मौक़िफ़ नज़र आता है। और हमारे दोस्त भी ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं अब बिल्कुल ये। वही मौक़िफ़ है। अच्छा, ये एक जो विल्सन हैं कांग्रेसमैन अमेरिका के, डॉक्टर साहब, वो अभी इसराइल का दौरा करके आए हैं और उन्होंने एक डेमोक्रेसी एक्ट मूव किया हुआ है जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ है, उस पर पाबंद, उसमें उन्होंने कहा है तरमीम के अब जब बाहर अमेरिकी फ़ौजी वफ़द या फ़ौजी नुमाइंदे पाकिस्तान के फ़ौजी वफ़द के साथ मिलें या नुमाइंदों से मिलें तो इमरान खान की रिहाई का मसला ज़रूर उठाएँ। और हाल ही में वो इसराइल से होकर आए हैं, तो अब वो आसिम मुनीर पर पहले भी पाबंदियाँ लगवाना चाहते थे। उनको फ्रेंड ऑफ इसराइल भी कहा जाता है, लेकिन वो फ्रेंड ऑफ इमरान खान भी हैं। हाँ, ये असल में ना अमेरिका में एक जो लॉबिंग की इजाज़त है मुख्तलिफ सियासतदानों को, तो ये उनको लॉबिंग के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी लॉबिंग का हक अदा कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो इतने मौसर हैं या उनकी आवाज़ में किसी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई हो। वो अकेले उन्होंने एक तरमीम मुतारफ़ कराई है डिफेंस ऑथराइजेशन बिल में, जो अमेरिका का दिफाई बजट असल में होता है। तो डिफेंस ऑथराइजेशन बिल में उन्होंने ये एक तरमीम मुतारफ़ कराई है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के दिफाई ताउन के लिए ये शर्त रखी जाए कि वह इमरान खान को रिहा करें। लेकिन ये अकेला चना क्या भाड़ पाँव झोंकेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म की तरमीम को कोई अहमियत मिलेगी या कोई ऐसा कुछ होगा। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, और ख़ुद वो भी डेमोक्रेट से हैं। नहीं, वो असल में जो जनूबी एशिया के बारे में सदर की पॉलिसी है, उसके ख़िलाफ़ उनकी अपनी पार्टी कभी भी नहीं जाएगी, और ये अकेला बंदा अगर इस किस्म की कोई मूव बनाने की कोशिश करेगा तो उसको बुरी तरह स्नब किया जाएगा, और हो सकता है कि वो सदर के खिताब का शिकार हो जाए और अगली दफ़ा शायद उसको टिकट भी ना मिले। अच्छा, अब यूक्रेन में देखें ना जी, पुतिन और ट्रम्प मुलाकात के बाद यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज़ एक मसला है जो यूरोप ने देनी है, और वो सिक्योरिटी गारंटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि यूक्रेन नेटो का मेंबर भी ना हो और यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी भी हो। ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि ना आपने उसको नेटो में शामिल करना है, और पुतिन सख्त ख़िलाफ़ है कि नेटो मेरी सरहद तक पहुँचे, और फिर आप यूक्रेन ये कहता है कि मेरे अमन की ज़मानत दें। अब वो यूरोप वो अमन की ज़मानत कैसे दे सकता है जबकि वो खुद यूक्रेन में दाखिल ना हो और यूक्रेन की हिफाजत ना करे, तो फिर अमन की क्या ज़मानत है? फिर तो अमन का दामन पुतिन है। आप पुतिन से वैसे ही कह लें। अमन की ज़मानत के लिए असल में यूरोपीय लीडर जो हैं वो ज़्यादा बेचैन हैं, और उनको असल में रूस से मुसलसल ख़तरा महसूस हो रहा है। वो समझते हैं कि मशरक़ी यूरोप में रूस की पेशकदमी जो है वो जारी रहेगी और हमें किसी तरह उसके आगे बंद बांधना है। तो आज जो यूरोपीय यूनियन के लीडर जो हैं वो ज़ेलेंस्की से मिले हैं, उसमें वो एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें एक तजवीज़ ये है कि नेटो मुल्कों के कुछ फ़ौजी जो हैं वो ज़ेलेंस्की को यकीन दिलाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुछ फ़ौजी वहाँ यूक्रेन के अंदर तैनात कर दिए जाएँ। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान होता भी है,
तो मेरा ख्याल है पुतिन उसको लाजमी वीटो करेंगे और वो इस बात पे कभी भी आमादा नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पुतिन इस बात को मानेंगे यूरोप की या नेटो की अफवाज उनके बॉर्डर पे आके खड़ी हों नहीं, वो किसी भी शक्ल में। बॉर्डर में तो नहीं होंगी वो। असल में वो केफ में उनका कुछ के दस्ते जो हैं वो उनको तैनात किया नहीं, जाएगा। वो देखें सेरेमोनियल हो चाहे सेरेमनी लेकिन सेरेमोनियल भी हो तो मेरा नहीं ख्याल पुतिन को ये काबिल कबूल होगा। ये पुतिन इसको वीटो कर देगा। और मेरे ख्याल में ये ठीक है कि स्टीव विटकॉफ यूरोपियंस के साथ बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और रूस की जब अगली मीटिंग होगी या जेलेंस्की और अमेरिका की अगली मीटिंग होगी तो ऐसा ट्रंप बता देगा कि भाई ये पुतिन को कबूल नहीं है, छुट्टी करो। पुतिन जो है वो बीजिंग से वापसी पे उनका मूड यकसर तब्दील हो गया और मुझे तो लगता है कि वो किसी अमन माहिदे की तरफ जाने की उनको जल्दी नहीं है। और वहाँ उन्होंने शायद कोई नई स्ट्रेटजी अपनाई है। जो वहाँ से वापसी पे उनका बयान है वो ये है कि अगर ज़ेलेंस्की मुझसे मिलना चाहता है तो उसे मॉस्को आना पड़ेगा। तो ज़ेलेंस्की तो कभी भी मॉस्को नहीं जाएगा। वो और जो गिरफ्तार करके ना उसको मॉस्को में जेलेंस्की का ट्रायल कर देंगे तो मॉस्को जाके मरना है उसने। बहरहाल आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।